ओम शांति। ओम शांति। हम यहाँ पर ये बताते हैं कि जो स्वस्तिका का चिन्ह आप देख रहे हैं, ये स्वस्तिका का चिन्ह का जितना ज़्यादा महत्व आध्यात्मिकता में है, उससे कहीं ज़्यादा इस सिंबल का महत्व वैज्ञानिक दृष्टिकोण से है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से स्वस्तिका के चिन्ह का क्या महत्व है, इस मॉडल के द्वारा हम आपको बताएंगे। देखिए, हमारी सृष्टि पर निरंतर 3 प्रकार की घटनाएं घट रही है। एक है ऐतिहासिक घटनाएं, हिस्टोरिकल इवेंट। दूसरा है भौगोलिक घटनाएं, जियोग्राफिकल इवेंट। और तीसरा है खगोलीय घटनाएं, एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट। और इन तीनों घटनाओं के अंदर इस सृष्टि की सारी घटनाएं इसी के अंदर ही आ जाती, इसके बाद कुछ भी नहीं है। परंतु विज्ञान कहता है कि ये दुनिया कॉज एंड इफेक्ट, कारण और परिणाम, एक्शन और रिएक्शन, एफर्ट एंड रिजल्ट, इसकी दुनिया है। इसी को आध्यात्मिक भाषा में कहा जाता है कर्म और फल की दुनिया। बात एक ही है। तो ये जो तीनों घटनाएं घट रही है, जरूर इसके पीछे भी कोई कारण होगा, क्योंकि इस दुनिया में बिना कारण का कुछ भी नहीं होता है। तो इन तीनों घटनाओं के घटने के पीछे मूल कारण है हमारे इस साकार मनुष्य लोग की 3 विशेषताएं। यहाँ की 3 ही विशेषताएं। उसमें से सबसे पहली विशेषता है लाइट। बीच में जो लाइट जल रही है, ये सूर्य दिखाया गया है। चूंकि दुनिया में सूर्य का प्रकाश है, इसलिए दुनिया दिखाई देती है, दृश्यमान है, विजिबल है। दूसरी विशेषता है साउंड, आवाज। चूंकि दुनिया में आवाज है, इसलिए हम बोल सकते हैं, सुन सकते हैं और अपने विचारों की लेन देन कर सकते हैं। और तीसरी विशेषता है गति, मोशन, गति। चूंकि दुनिया में गति है, इसलिए ये दुनिया परिवर्तनशील है। अगर दुनिया में गति नहीं होती तो परिवर्तन भी नहीं होता। परंतु हम अनुभव करते हैं कि हमारी सृष्टि निरंतर परिवर्तनशील है, क्योंकि यहाँ गति है। तो हम आपको बताएंगे कि कौन सी विशेषता के कारण कौन सी घटना घट रही है। तो हम आपको बताएं कि सूर्य के प्रकाश और गर्मी के कारण ही हमारे सृष्टि पर भौगोलिक घटनाओं का निर्माण होता है। उदाहरण के तौर पर, चूंकि सूर्य का प्रकाश है, इसीलिए तो दिन और रात हो रहे हैं, ये भौगोलिक घटना है। चूंकि सूर्य की गर्मी है, इसलिए मौसम बदल रहे हैं, ये भौगोलिक घटना है। जितनी भी भौगोलिक घटनाएं घटती हुई प्रतीत हो रही है, उसका कहीं ना कहीं से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसका रूट कॉज, मूल कारण सूर्य के प्रकाश और गर्मी ही है। दूसरी बात, आवाज़, साउंड। आवाज़ के कारण हमारे सृष्टि पर ऐतिहासिक घटनाओं का निर्माण होता है, इतिहास बनता है, क्योंकि हम मनुष्यों के शब्दों से इतिहास की रचना होती है। उदाहरण के तौर पर कहा जाता है कि महाभारत कैसे बना, द्रौपदी के वो 2 शब्द ही तो थे। रामायण कैसे बना, मंथरा के वो 2 शब्द ही तो थे। तो शब्दों से इतिहास बनता है। तो देखिए, तीसरी विशेषता ने आपको गति बताई। गति के कारण हमारे सृष्टि पर खगोलीय घटनाओं का निर्माण होता है। खगोलीय घटना का अर्थ होता है अंतरिक्ष में ग्रह नक्षत्रों की गतिविधियां, जिसके आधार पर ही ज्योतिष विद्या का निर्माण हुआ है। तो ये जो मॉडल है, खास करके गति के ऊपर केंद्रित है। यहाँ पर 3 प्रकार की गति दिखाई गई है। 3 प्रकार की गति आत्माओं की भी होती है और 3 प्रकार की गति पृथ्वी की भी होती है। आत्माओं के 3 गति को चित्र में दिखाया गया है और पृथ्वी की 3 गति को इस मॉडल में। पहले हम आत्माओं की 3 गति के बारे में आपको बताएंगे। इस स्वस्तिका के चिन्ह का जो दायां भाग है, जहाँ पर सतयुग और त्रेता युग लिखा हुआ है, इस भाग को सृष्टि चक्र का पॉजिटिव साइकिल कहा जाता है। ये पॉजिटिव साइकिल है, यहाँ पर कोई नेगेटिव बातें होती ही नहीं है। और इसी पॉजिटिव साइकिल को ही आध्यात्मिक भाषा में स्वर्ग कहा गया है, क्योंकि ये सुख की दुनिया है, यहाँ पर कोई दुख की बातें होती ही नहीं है।
और इस पीरियड के दौरान आत्माओं की सद्गति होती है। सद्गति का अर्थ होता है आत्माओं की सर्वोच्च पवित्रता की स्थिति, सतो प्रधान स्थिति। तो ये है सद्गति। स्वस्तिका का जो लेफ्ट हैंड साइड है, बायां भाग द्वापर कलयुग, इस भाग को सृष्टि चक्र का नेगेटिव साइकिल कहा गया है और इसी नेगेटिव साइकिल को ही नर्क कहा जाता है। और यहाँ पर आत्माओं की दुर्गति होती है। और संगम युग में कलयुग का अंत और सतयुग का आदिकाल, बीच का एक समय जिसको कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग कहा गया है, जो वर्तमान समय अभी चल रहा है। इस समय स्वयं निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव परमात्मा अवतरित होकर के हम आत्माओं को कलयुग के दुखों से, दुर्गति से छुड़ा करके हमें गति प्रदान करते हैं, जिसको मुक्ति भी कहा जाता है। तो गति, सद्गति और दुर्गति, ये तीन प्रकार की गति आत्माओं की होती है। और आत्माओं की ये तीनों प्रकार की गति निर्भर करता है हमारे कर्मों की गहन गति के ऊपर। तो कर्म एवं कर्म का फल, इसका सीधा संबंध हमारे कर्म भूमि पृथ्वी से लगता है, क्योंकि हम आत्माएं इस पृथ्वी पर ही जन्म मरण का चक्कर का खेल खेलते हैं। तो इस पृथ्वी के भी तीन प्रकार की गति होती है। पृथ्वी की पहली गति यह है कि पृथ्वी अपने ही धुरी पर घूम रही है, अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है। 24 घंटे में एक चक्कर पूरा होता है, जिसके कारण ही दिन और रात होते हैं। पृथ्वी की दूसरी गति यह है कि पृथ्वी एक ही जगह खड़ी खड़ी नहीं घूम रही है, घूमती हुई आगे भी बढ़ रही है और सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में एक बार कर लेती है, जिसको वर्ष का चक्कर या ऋतु चक्कर कहा जाता है। अब ये दोनों गति तो मनुष्यों को मालूम है। क्यों मालूम है? क्योंकि ये दोनों गति हम मनुष्यों के लिमिटेशन और ऑब्जर्वेशन के भीतर आता है, हम इसको अनुभव कर सकते हैं। परंतु इन दोनों गति के अलावा पृथ्वी की एक तीसरी गति भी होती है, जो मनुष्यों को नहीं मालूम, वैज्ञानिकों को भी नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि वो तीसरी गति बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही गुह्य है और हम मनुष्यों के लिमिटेशन एंड ऑब्जर्वेशंस के बाहर है। इसीलिए उस तीसरी गति का ज्ञान सिवाय निराकार शिव परमात्मा के अलावा कोई नहीं दे सकता, क्योंकि परमात्मा स्वयं इस चक्कर से बाहर है। अब परमात्मा ने जो हमें पृथ्वी की तीसरी गति के बारे में बताया है, उसको समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि जब 365 दिन में पृथ्वी ने सूर्य का एक वर्ष का चक्कर पूरा कर लिया, तो उस एक वर्ष के चक्र को सूर्य का संपूर्ण चक्कर नहीं कहा जाता है। वो जो एक वर्ष का चक्कर है, वो सूर्य का केवल एक अंश का ही चक्कर है, संपूर्ण चक्कर नहीं है। क्यों? क्योंकि सूर्य पृथ्वी से लगभग 109 से 10 गुना बड़ा है, बहुत विशाल है, जो कि यहाँ पर दिखाना संभव नहीं है। तो इतने बड़े विशाल सूर्य के सामने हमारी पृथ्वी एक छोटा सा पिंड या कंकर के जैसा है। उदाहरण के लिए अगर हम एक बड़ा बॉल ले लेते हैं, तो ये आपके सामने ये बॉल रखा है। अगर इस बॉल के ऊपर एक चॉक पीस लेकर के इस बॉल के बीचों बीच, इस बॉल के सेंटर लाइन को मेंटेन करते हुए अगर हमने एक लकीर खींच दिया, तो इस बॉल के बीचों बीच एक परिधि की लकीर खींच जाएगी, 1 लाइन ऑफ सर्कम्फरेंस। तो एक परिधि की लकीर खींच जाने से पूरा का पूरा बॉल चौक से सफ़ेद तो नहीं हो जाएगा ना। जितनी मोटी चौक है, केवल उतनी मोटी लकीर खींच जाएगी बस। ठीक इसी प्रकार से हमारा जो सूर्य है, वो सूर्य भी एक बहुत बड़ा बॉल है, गैस का बॉल है। उसमें 2 गैसों का निरंतर विस्फोटन हो रहा है, हाइड्रोजन और हीलियम। 2 गैसों का निरंतर विस्फोटन हो रहा है और हमारी पृथ्वी उसी छोटी चौक इसके समान है। तो 1 साल के दौरान हमारी छोटी सी पृथ्वी इतने बड़े विशाल सूर्य के बीचों बीच केवल एक परिधि का ही चक्कर लगा पा रही 1 साल। तो 1 साल में छोटी सी पृथ्वी इतने बड़े विशाल सूर्य का पूरा 360 डिग्री का स्फेरिकल सरफेस एरिया कवर नहीं कर पा रही। इसीलिए उस 1 वर्ष के चक्कर को
इतने बड़े विशाल सूर्य का केवल एक अंश का चक्कर कहा गया है, न कि संपूर्ण चक्कर। अब वो संपूर्ण चक्कर कैसे होगा? होना जरूर है, क्योंकि गति दृष्टि का नियम है। तो वो संपूर्ण चक्कर पूरा होने के लिए ये जो ऑर्बिट आपको दिखाई दे रही है, ये ऑर्बिट भी धीरे धीरे शिफ्ट होता है, ये भी घूमता है। आप देख रहे हैं पृथ्वी अपनी दूरी पर भी घूम रही है, घूमती भी सूर्य का चक्कर भी लगा रही है, और लगाते लगाते ये ऑर्बिट भी धीरे धीरे घूम रही है। यही पृथ्वी की तीसरी गति है। अब आप देखिए, इस ऑर्बिट को अगर मैं इधर से देखूंगा तो इधर से मुझे गोल दिखेगा, और इधर से गोल दिखने वाली ऑर्बिट को अगर सामने से देखेंगे तो इधर से गोल दिखने वाली ऑर्बिट सामने से आपको एक लकीर ही नजर आएगी। उदाहरण के तौर पर जब हम भोजन करते हैं तो थाली गोल दिखती है। भोजन के पश्चात जब हमने थाली को धो करके रैक में खड़ा रख दिया तो बाजू से गोल दिखने वाली थाली सामने से तो एक लकीर ही दिखेगी ना। तो ठीक इसी प्रकार से इस स्वस्तिका के चिन्ह में दो लाल बड़ी लकीरें खींची गई है। एक ये खड़ी लकीर वर्टिकल, दूसरा ये हॉरिजॉन्टल आड़ी लकीर। अब ये दोनों बड़ी लकीरें क्यों दी गई, इसका मतलब क्या है? ये दोनों बड़ी लकीरें वास्तव में इसी गोल ऑर्बिट के इसी लकीर का रिप्रेजेंटेशन है जो सामने से दिखाई दे रही है। अब चूंकि गति दृष्टि का नियम है, इसलिए ये लकीर कहीं भी रुकेगी नहीं। आप देख रहे हैं ये लकीर घूमते घूमते अभी आड़ी हो गई, हॉरिजॉन्टल। अब घूमते घूमते ये लकीर फिर खड़ी हो जाएगी, परंतु इस आड़ी लकीर को खड़ी हो जाने के लिए 1250 वर्ष लग जाते। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी छोटी सी पृथ्वी को इतने बड़े विशाल सूर्य का केवल 90 डिग्री अंश का स्फेरिकल सरफेस एरिया का चक्कर पूरा करने में ही पृथ्वी को 1250 वर्ष लग गए। तो हम समझ सकते हैं कि हमारी छोटी सी पृथ्वी को इतने बड़े विशाल सूर्य के पूरे 360 डिग्री का स्फेरिकल सरफेस एरिया का एक बार संपूर्ण चक्कर पूरा करने में उसको 5000 साल लग जाते हैं। तो 5000 साल में हमारी छोटी सी पृथ्वी इतने बड़े विशाल सूर्य के चारों तरफ केवल एक ही बार संपूर्ण चक्कर लगा पाती है, और यही सबसे बड़े से बड़ा चक्कर है। इससे बड़ा कोई चक्कर नहीं होता है, और इसी को कहा जाता है कल्प का चक्कर। ये काल्पनिक नहीं है, ये वास्तविक चक्कर है। जैसे 24 घंटे के चक्कर को दिन रात का चक्कर कहा गया, 365 दिन के चक्कर को वर्ष का चक्कर कहा गया, इसी प्रकार से ऑर्बिट खिसकते 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 5000 साल में पूरे सूर्य का एक ही संपूर्ण चक्कर लगा पाती है, जिसको कहते हैं कल्प पूरा हो गया। अब आप देखिए, इस स्वस्तिका के चिन्ह में इन दोनों बड़ी लकीरों के अलावा 4 छोटी लकीरें भी खींची गई है। इसका मतलब क्या है? ये 4 छोटी लकीरें वास्तव में हमारे पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव, इस नॉर्थ पोल के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है एट ए पर्टिकुलर सिचुएशन। देखिए, हमारे पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल है बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भाग है। आपने जब कभी भी ग्लोब के मॉडल को देखा होगा, आपने हमेशा यही देखा है कि नॉर्थ पोल को ऊपर की तरफ ही रखा जाता है, साउथ पोल को नीचे की तरफ। ऐसा तो आपने कहीं भी नहीं देखा होगा कि साउथ पोल ऊपर नॉर्थ पोल नीचे। हमेशा नॉर्थ पोल को ही ऊपर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, और इस चुंबक का जो नॉर्थ पोल है ये पॉजिटिव चार्ज होता है, और साउथ पोल इस चुंबक का नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज नॉर्थ पोल को पृथ्वी का सिर माना गया है, और साउथ पोल को पृथ्वी का पैर बॉटम माना गया है। यही कारण है कि नॉर्थ पोल पृथ्वी के सिर को हमेशा ऊपर की तरफ ही रखा जाता है। दूसरी बात, हमारे प्राइमरी स्कूलों में भी भूगोल पढ़ाए जाते हैं, उसमें इतना स्पष्ट दिखाया गया है कि पृथ्वी हमेशा अपनी दूरी पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है, घड़ी की उल्टी दिशा में। और यही कारण है कि सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता हुआ दिखाई देता है। अगर ये पृथ्वी घड़ी की दिशा में घूमने लगेगा
तो सूर्य पश्चिम से उदय होता हुआ दिखाई देगा, पर ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि पृथ्वी हमेशा अपनी दूरी पर घड़ी की उल्टी दिशा में ही घुमा करती है। परंतु कब? जब इसको आप नॉर्थ पोल के तरफ से देखेंगे तब आपको घड़ी की उल्टी दिशा दिखाई दे रही है। अभी इसी गति को आप साउथ पोल से देखिए, क्या दिख रहा है? घड़ी की दिशा दिख रही है ना? इसी गति को नॉर्थ पोल से एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा, और इसी गति को साउथ पोल से देखेंगे तो क्लॉकवाइज दिखाई देगा, क्योंकि हमारा एंगल ऑफ विजन चेंज हो गया। तो हमने आपको बताया कि पृथ्वी की पहली गति हमेशा घड़ी की उल्टी दिशा में घुमा करती है, और पृथ्वी की जो दूसरी गति है वो भी हमेशा घड़ी की उल्टी दिशा में घुमा करती है, और ये दोनों गति एटलस के किताब में दिखाए गए हैं। परंतु हमने जो आपको पृथ्वी की तीसरी गति के बारे में बताया, वो तीसरी गति हमेशा हमेशा घड़ी की दिशा में हुआ करती है। पहली गति एंटी क्लॉकवाइज, दूसरी गति भी एंटी क्लॉकवाइज, परंतु तीसरी गति हमेशा घड़ी की दिशा में ही हुआ करती है। और इसका एकमात्र प्रमाण ये स्वस्तिका का चिन्ह ही है। अगर पृथ्वी की तीसरी गति नहीं होती तो यहाँ दो बड़ी लकीरें दिखाने की जरूरत ही नहीं थी, एक ही लकीर दिखाना काफी था। परंतु चूंकि पृथ्वी की तीसरी गति होती है, इसलिए यह लकीर कभी थोड़ी खड़ी हो जाती है तो कभी आड़ी हो जाती है। इसीलिए स्वस्तिका के ये दोनों बड़ी लकीरें सिद्ध करता है कि पृथ्वी की तीसरी गति होती है, और ये चार छोटी लकीरें सिद्ध करता है कि वो तीसरी गति घड़ी की दिशा में होती है। इसीलिए चारों छोटी लकीरों को घड़ी की दिशा में ही दिखाई गई है। अब आप देखिए, पृथ्वी के तीसरी गति का आधार भी पृथ्वी का नॉर्थ पोल ही है। हम सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी हर 6 महीने के बाद एक छोर से दूसरे छोर में पहुंच जाती है, जिसके आधार पर ही उत्तरायण और दक्षिणायन बनता है। अब देखिए, जब पृथ्वी इस छोर में आ गई तो भी नॉर्थ पोल इधर है। जब 6 महीने के बाद पृथ्वी दूसरे एंड पे चली जाएगी तो भी नॉर्थ पोल इसी तरह ही होगा। परंतु हमने इधर का नॉर्थ पोल दिखाया है, उधर का नहीं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जब इस छोर पे आती है तो नॉर्थ पोल, इधर का नॉर्थ पोल लीड करता है, आगे बढ़ता है, साउथ पोल उसको फॉलो करता है। तो इधर की नॉर्थ पोल को लीडिंग नॉर्थ पोल कहा जाता है। और 6 महीने के बाद जब पृथ्वी उस एंड पे चली जाएगी तो उधर का नॉर्थ पोल साउथ पोल को फॉलो करता है। तो इधर का नॉर्थ पोल को लैगिंग नॉर्थ पोल कहते हैं, इधर के नॉर्थ पोल को लीडिंग नॉर्थ पोल कहते हैं। तो लीडिंग नॉर्थ पोल को ही पृथ्वी की तीसरी गति का आधार माना गया। ऐसा ही क्यों? मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। देखिए, जब एक पिता अपने पुत्र को प्रॉपर्टी देता है, जायदाद देता है, तो वो हमेशा ये कहता है कि ये मेरा उत्तराधिकारी है। वो कभी नहीं कहता ये मेरा दक्षिणाधिकारी या पश्चिमाधिकारी नहीं कहता है, उत्तराधिकारी ही कहता है। क्यों? क्योंकि उत्तर शब्द का मतलब होता है आगे बढ़ना, उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करना। तो इसीलिए जो नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव आगे बढ़ता है, तो आगे बढ़ने वाले लीडिंग नॉर्थ पोल को ही पृथ्वी की तीसरी गति का आधार माना है। अब ये लीडिंग नॉर्थ पोल जब घूमते घूमते ये नेगेटिव साइकिल में प्रवेश कर जाएगा तो ठीक यहीं से द्वापर युग की शुरुआत हो जाएगी। 1250 वर्ष बाद जब यही लीडिंग नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ प्रवेश करेगा तो ठीक यहीं से कलयुग प्रारंभ होगा। अगले 1250 वर्ष बाद जब वही लीडिंग नॉर्थ पोल पॉजिटिव साइकिल में प्रवेश करेगा तो ठीक यहीं से सतयुग प्रारंभ, और अगले 1250 वर्ष बाद जब वही लीडिंग नॉर्थ पोल नीचे की तरफ प्रवेश करेगा तो ठीक यहीं से त्रेता युग प्रारंभ हो जाएगा। परंतु जब वो लीडिंग नॉर्थ पोल पॉजिटिव साइकिल में प्रवेश करता है तो उससे ठीक पहले इस पृथ्वी पर एक बहुत 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 बड़ा चमत्कार हो जाता है, एक ग्रेट मिरेकल। वो चमत्कार क्या होता है? देखिए, हमने आपको बताया कि ये संगम युग में ही स्वयं निराकार शिव परमात्मा सृष्टि पर अवतरित होकर के
पतित कलियुग की दुनिया को पावन सच्ची की दुनिया में परिवर्तित करते हैं। कैसे करते हैं, उसकी विधि क्या है? परमात्मा सबसे पहले हम आत्माओं को सत्य ज्ञान की समझ देते, ट्रू नॉलेज। आज दुनिया में ज्ञान की भरमार है, गूगल में जो भी सर्च करेंगे मिल जाएगा, परंतु सत्य ज्ञान तो उसे कहा जाता है जो आत्मा को सतोप्रधान बनावे। तो ईश्वरीय ज्ञान की समझ और राजयोग का अभ्यास, मेडिटेशन। जब मास स्केल में अनेक आत्माएं इन दोनों के अभ्यास से आत्मा पवित्र बनने लगती है, तो उन एक एक आत्माओं के संगठित पवित्रता के पॉजिटिव वाइब्रेशन के फलस्वरूप इस पृथ्वी का भौतिक परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। और वो भौतिक परिवर्तन 3 विधि के द्वारा होते हैं। एक है प्राकृतिक आपदाएं, दूसरा है सिविल वार, गृह युद्ध, तीसरा एंड फाइनल है वह परमाणु युद्ध, न्यूक्लियर वार। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये रीडिंग नॉर्थ पोल पॉजिटिव साइकिल में प्रवेश करता है, उससे ठीक पहले इस पृथ्वी पर एक भयानक परमाणु युद्ध अवश्य होता है। और वो परमाणु युद्ध जब शुरू होगा, शुरू तो हो ही गया, आप सब जानते हैं कि, परंतु जब वो तृतीय विश्व युद्ध का रूप ले लेगा, उस समय हमारे पृथ्वी पर बहुत बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। और उनमें से सबसे पहला परिवर्तन तो ये होगा कि जब इतने शक्तिशाली एटॉम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, नाइट्रोजन बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब की बौछार पृथ्वी पर एक साथ होगी, क्योंकि एक देश चालू करेगा तो कोई रुकने वाला नहीं होगा, थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगा। उस परिस्थिति में इस पृथ्वी पर इतनी जबरदस्त गर्मी उत्पन्न हो जाएगी कि इन आंखों से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, सेकंड से भी कम समय में सब कुछ जल के पिघल कर राख भूसा पाउडर हो जाएगा। क्योंकि एक एटॉम बम जहां भी गिरेगा, मैं एक एटॉम बम की बात कर रहा हूं, एक एटॉम बम जहां भी गिरेगा कम से कम 10 लाख सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर पैदा करेगा, 1 मिलियन। आप सब जानते हैं कि एटॉम बम का आविष्कार कब हुआ? 1944 में। और उसका पहला प्रयोग कब हुआ? 6 अगस्त 1945 अमेरिका में जापान के हिरोशिमा शहर में डाला, और उसके 2 दिन बाद 8 अगस्त को नागासाकी में डाला। वो तो बेबी बॉम्ब थे। तो उस बेबी बॉम्ब के द्वारा रिकॉर्ड के अनुसार ये कहा गया है कि उस बेबी बॉम्ब के द्वारा उस समय 4000 सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर पैदा हुआ था, है ना। तो अब इतने एडवांस बने हैं कि एक एटॉम बॉम्ब के द्वारा कम से कम 10 लाख सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर पैदा होगा। हाइड्रोजन बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, इतने सारे बॉम्ब तो वो तो करोड़ों सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे पृथ्वी पर कोई भी ऐसी मेटल, कोई भी धातु मौजूद ही नहीं है जो 3000 सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर के ऊपर सहन कर सके। तो आप सोचिए इतने करोड़ों डिग्री टेम्परेचर से इस पृथ्वी का क्या हाल होने वाला है। तो उस परमाणु युद्ध के दौरान पृथ्वी पर मौजूद सातों के सातों भूखंड की जमीन जल के पिघल के राख भूसा पाउडर हो जाएगी, ऊपर से नीचे काफी व्यापक एरिया तक। जब सारी जमीनें लूज मटेरियल में चेंज हो जाएगी, तो हमारी पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है सारे लूज मटेरियल को, सारे राख हुई जमीनों को अपने अंदर खींचना शुरू कर देगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति तो अपना काम करेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि सातों के सातों भूखंड की जमीन उस न्यूक्लियर वार के दौरान पृथ्वी के भूगर्भ की तरफ दौड़ेगी और वहीं इकट्ठी होकर के विशाल भूमि का रूप ले लेगी अंदर। इसका मतलब ये हुआ इस पृथ्वी पर जितने भी देश मौजूद है सबके सबकी जल समाधि हो जाएगी, सब समुद्र के अंदर समा जाएंगे। परंतु जो मैं चमत्कार की बात कर रहा था, वो चमत्कार ये होगा कि सारे के सारे देश समुद्र के अंदर चले जाएंगे, परंतु हमारी भारत की भूमि कभी भी समुद्र के अंदर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? ऐसा चमत्कार कैसे होगा? इसके पीछे 3 कारण हैं। इसका पहला कारण है कि भारत की भूमि पर स्वयं निराकार ज्योतिर्विद शिव परमात्मा का अवतरण होता है, जो कि इन्फिनिटी पॉजिटिव एनर्जी है।
इन्फिनिटी पॉजिटिव एनर्जी, पवित्रता का सागर, सकारात्मक ऊर्जा का अखुट भंडार। तो परमात्मा के अवतरण से हमारी भारत की भूमि परमात्मा के पॉजिटिव एनर्जी के सूक्ष्म वाइब्रेशन से रिचार्ज होना शुरू हो जाता है। कोई भी दूसरा देश अगर भारत के ऊपर एटॉम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब के द्वारा अटैक करना चाहता है तो उसके नेगेटिव संकल्प को परमात्मा की पॉजिटिव एनर्जी उसको वहीं पर ही रोक देता है। और यही कारण होता है उन देशों के प्रमुखों को कोई ना कोई कारण दिखाई देता है जिसके कारण भारत पर अटैक करने का प्रोग्राम वो पोस्टपोन करते ही रहते हैं। फिर भी अगर अटैक करना चाहता है तो फाइनल अटैक करने से ठीक पहले या तो कोई तीसरा ही देश उस पर अटैक कर देगा या फिर कोई ऐसी भयंकर प्राकृतिक आपदा आ जाएगी जिससे उस देश का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। वरना भारत में भी अगर किसी ने एटॉम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ दिया तो भारत की जमीन भी राख होकर के अंदर चली जाए, परंतु वो काम परमात्मा होने ही नहीं देता है। इसीलिए हमारी भारत की भूमि अविनाशी खंड है। अब इसका दूसरा कारण ये है कि हमारे इस सृष्टि पर एक बहुत सुंदर एक यूनिवर्सल लॉ है। वो लॉ क्या है? वो वही लॉ भारत की रक्षा करता है। देखिए, इस सृष्टि पर यूनिवर्सल लॉ ये है कि यहाँ पर हर चीज गोल है, एवरीथिंग इज साइक्लिक, हर चीज का एक सर्किट कंप्लीट होता है। इतना तक कि हम जो संकल्प करते हैं ना, थॉट क्रिएट करते हैं, उसका भी सर्किट कंप्लीट होता है। मान लीजिए मैंने किसी के लिए नेगेटिव सोचा, बुरा सोचा, वही नेगेटिव संकल्प जो मैंने दूसरे के लिए किया कुछ समय बाद मेरे पास ही लौट के आएगा और सर्किट कंप्लीट होगा। परंतु जब वो मेरे पास लौटेगा तो कई गुना मल्टीप्लाई होकर के लौटेगा और सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा करेगा। इसीलिए परमात्मा ने हमको यही शिक्षा दी है कि हमेशा हर आत्मा के प्रति हमको शुभ भावना, शुभ कामना ही रखनी है। हमारे प्रति कोई कितना भी नेगेटिव संकल्प करना हो करने दीजिए, हमें नहीं करना है। क्योंकि हम जो पॉजिटिव थॉट क्रिएट करेंगे, हमारा पॉजिटिव थॉट जब हमारे सर्किट कंप्लीट करने के लिए हमारे पास मल्टीप्लाई होकर के लौटेगा तो सबसे ज़्यादा फायदा हमारा होगा, है ना। अब कोई देश बार बार भारत के ऊपर अटैक करने की नेगेटिव संकल्प, नेगेटिव प्लानिंग कर रहा है तो उसका नेगेटिव संकल्प उसी का ही विनाश सबसे पहले करता है। हमारे भारत देश में रक्षा मंत्रालय तो है, आक्रमण मंत्रालय है ही नहीं। भारत देश न तो किसी देश पर अपने आप कभी अटैक किया है न कभी करेगा, रक्षा जरूर करेगा। अब देखिए हमारे भारत देश के यही पॉजिटिव संकल्प जो, देखिए सत्ता में कोई भी सरकार बैठी हो, परमात्मा की शक्ति काम करती है। तो इसीलिए यही यूनिवर्सल लॉ हमारे भारत की रक्षा करता है। क्योंकि हम किसी का बुरा नहीं चाहते तो हमारा बुरा कोई नहीं कर सकता है, हमारा भला ही होगा क्योंकि हम दूसरे का भला सोचते हैं। अब देखिए, अब इसका तीसरा कारण ये है कि हम सब जानते हैं कि हमारे पृथ्वी के अंदर कोर में, भूगर्भ में अभी लावा भरा हुआ है, आग का गोला है। अब उस भयंकर विनाश की परिस्थिति में जब पृथ्वी की सारी राख हुई जमीन अंदर जाएगी तो वो जमीन लावा की जगह ले लेगी और वो जमीन लावा को बाहर फेंक देगा, है ना। तो इसमें विशाल भूमि अंदर आ जाएगी और उसके बाहर बाहर लावा आ जाएगा। तो लावा क्या करेगा? लावा समुद्र के तले में टच हो जाएगा। और हम सब जानते हैं कि समुद्र के तले में 90% बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ और चट्टान मौजूद है। तो वो लावा जो है समुद्र के तले में जितने भी बर्फ के पहाड़, चट्टान है, उस सब को सब पिघला देगा। और न्यूक्लियर बॉम्ब की गर्मी क्या करेगी? पृथ्वी के दोनों पोल में जितने बड़े बड़े बर्फ के ग्लेशियर्स है उसको पिघला देंगे। तो अंदर और बाहर के सारे बर्फ पिघल जाएंगे और सी लेवल 100% बढ़ जाएगा। तो तीसरा कारण ये है कि समुद्र तल कितना भी क्यों न बढ़ जाए, फिर भी हमारे भारत की भूमि का संपूर्ण विनाश कभी भी नहीं होता है। क्योंकि हमारे भारत की भूमि की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि मीन सी लेवल से बहुत ऊंचा है। जितना जितना आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे उतनी ऊंचाई बढ़ती हुई दिखाई देगी। हाँ, इतना जरूर होगा कि
भारत का जितना भी ये समुद्र का किनारा, कोस्टल एरिया है, ये सब का सब डूब जाएंगे। परंतु फिर भी तीव्र गति के भूकंप के कारण और कुछ ऊपरी ज्वालामुखी फटने के कारण फिर से नए सिरे से कुछ नई जमीन भारत के एक तरफ उभरेगी और ये भारत का नक्शा ही बदल जाएगा। ये जो भारत का नक्शा है, ये नई दुनिया, विनाश के बाद जो आने वाली सत्युग दुनिया होगी, वहाँ पर ये नक्शा नहीं होगी, क्योंकि परमात्मा ने कहा हुआ है कि पुरानी दुनिया की एक भी चीज नई दुनिया में नहीं होगी, सब नया हो जाएगा। आंखों से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, उस पुरानी दुनिया की एक भी चीज नहीं होने वाली, सब नया होगा। तो इतना बड़ा विशाल परिवर्तन के लिए ये न्यूक्लियर वार तो अवश्य होगा। तो उस परिस्थिति में, है ना, तो अब क्या होगा कि सब जमीनें अंदर गई, ये सी लेवल बढ़ गया, है ना। तो हमारी भारत की भौगोलिक स्थिति के कारण पृथ्वी का, भारत का संपूर्ण विनाश कभी भी नहीं होगा, वो अविनाशी खंड ही बना रहेगा। अब अगला परिवर्तन ये होगा कि उस भयंकर विनाश की परिस्थिति में जब सारी जमीनें अंदर जाएगी, तो अंदर अंदर उन जमीनों की सेटलमेंट अंदर अंदर इस तरीके से सेट हो जाएगी कि पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा है, इक्वेटर, भूमध्य रेखा के दोनों तरफ उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों तरफ बराबर जमीनों का बंटवारा हो जाएगा। जितनी जमीन उत्तरी गोलार्ध में, उतनी जमीन दक्षिणी गोलार्ध में, ऐसा बंटवारा हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हम सब जानते हैं, हमारे जो विचार तरंगे, हम संकल्प, थॉट क्रिएट करते हैं ना, हमारे संकल्पों की विचार तरंगे, उसके वाइब्रेशन प्रकृति के पांचों तत्व रिसीव करती है, और जिस क्वालिटी का संकल्प हम करते हैं, प्रकृति अपने आप को वैसे ही ढाल लेती है। अब देखिए, इसको समझने के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है, अगर आपने जापान के डॉक्टर मसारू इमोटो का रिसर्च एक्सपेरिमेंट सुना होगा। उन्होंने पानी के ऊपर अपने संकल्पों के प्रभाव का प्रयोग किया। पहले थोड़ा पानी लिया, उस पर नेगेटिव वाइब्रेशन देना शुरू किया, तो उनको ये रिजल्ट मिला, उस पानी का जो मॉलिक्यूल क्रिस्टल्स है वो विकृत हो गए। अब उसी पानी को जब वो दोबारा पॉजिटिव वाइब्रेशन देने लगे, तो उनको ये रिजल्ट मिला कि वही विकृत मॉलिक्यूल क्रिस्टल्स एक फूल के समान ऑर्गेनाइज हो गए। तो इस रिसर्च एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन्होंने पूरी दुनिया में ये सिद्ध कर दिया कि हमारे विचार तरंगों की वाइब्रेशन प्रकृति कैच करती है, और जैसा संकल्प हम करेंगे, प्रकृति अपने आप को वैसे ही उसी में अपने आप को ढाल लेती है। तो इसी सिद्धांत के अनुसार अभी वर्तमान समय हम बीके भाई बहने जब मेडिटेशन के द्वारा पॉजिटिव संकल्प क्रिएट करते हैं, तो हम आत्माएं बहुत थोड़ी है, 5 पांडव गिने हुए ना, मतलब 5% समझ लीजिए। तो हमारी तुलना में करोड़ों आत्माएं नेगेटिव हैं। तो अभी वर्तमान समय करोड़ों नेगेटिव आत्माओं की नेगेटिव वाइब्रेशन प्रकृति के तत्वों को लगातार मिल रही है, इसलिए हमारे प्रकृति तमो प्रधान हो गई है। अब उस भयंकर विनाश की परिस्थिति में सारे के सारे नेगेटिव आत्माएं अपने घर वापस परम धाम जा चुकी होगी। तो उस समय उन नेगेटिव आत्माओं की नेगेटिव एनर्जी प्रकृति के पांचों तत्वों को मिलना बंद हो जाएगा। परंतु उस समय हमारी भारत की भूमि पर कुछ पवित्र आत्माएं जीवित रहती है, जिसको हम अपनी भाषा में एडवांस पार्टी कहते हैं। उन एडवांस पार्टी की पवित्र आत्माओं के पॉजिटिव वाइब्रेशन को रिसीव करते हुए हमारी पृथ्वी, हमारे पांचों तत्व अपने आप को बैलेंस स्टेज में स्थित कर लेती है। तो इसी सिद्धांत के अनुसार उन पॉजिटिव आत्माओं के पॉजिटिव वाइब्रेशन को रिसीव करते हुए हमारी जो भूमि तत्व है, इक्वेटर के दोनों तरफ बराबर जमीनों का बंटवारा अपने आप कर लेती है। तो जब ऐसा हो जाएगा तो पृथ्वी बैलेंस हो जाएगी। बैलेंस होते ही पृथ्वी की एक्सिस जो 23.5 डिग्री अभी झुकी हुई है, एक ही झटके में 0 डिग्री सीधी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि पृथ्वी बैलेंस हो गई। बैलेंस होने के बाद झुकने का प्रश्न ही नहीं उठता है। जैसे पृथ्वी सीधी खड़ी हो जाएगी, तो तुरंत अगला परिवर्तन ये होगा कि विनाश के बाद सतयुग में साल भर
जो जो 12 घंटे की दिन और 12 घंटे की रात होगी, क्योंकि पृथ्वी सीधी खड़ी होने के कारण सूर्य के प्रकाश और गर्मी दोनों पोल पर लगातार एक जैसी पड़ेगी। यही कारण है साल भर 12 घंटे की दिन 12 घंटे की इक्वल नाइट, नहीं इक्वल नाइट, क्योंकि सीधी खड़ी है। अब अगला परिवर्तन ये होगा कि दोनों पोल में बराबर एक जैसी गर्मी पड़ेगी। यही कारण होगा कि सतयुग त्रेता युग में दोनों पोल में बर्फ जमा ही नहीं होगा। अब अगला परिवर्तन ये होगा कि जैसे पृथ्वी सीधी खड़ी हो जाएगी तो पृथ्वी का जो अंदर जो एक जमीन इकट्ठी हो गई है उसका एक ही सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटी बनेगा, अर्थात पृथ्वी का सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटी स्थिर हो जाएगी। और हम सब जानते हैं कि सूर्य का सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटी पहले से स्थिर है। जब दोनों का सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटी स्थिर हो चुका होगा तो सतयुग त्रेता युग में साल भर पृथ्वी सूर्य से एक ही दूरी मेंटेन करते हुए ये ऑर्बिट चपटी के बजाय गोल हो जाएगी, क्योंकि साल भर एक ही डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है। अब ऑर्बिट गोल होने के कारण सतयुग त्रेता युग में साल भर सूर्य के प्रकाश और गर्मी धरती पर एक जैसी पड़ेगी। यही कारण होगा कि सतयुग त्रेता युग में साल भर एक ही मौसम हुआ करेगी, सदाबहार बसंत ऋतु। यहाँ पर सर्दी गर्मी बारिश का अलग अलग मौसम होता ही नहीं है। अब अगला परिवर्तन ये होगा कि जैसे पृथ्वी सीधी खड़ी हो गई, अब अगला परिवर्तन ये होगा कि पृथ्वी सीधी खड़ी होते ही पृथ्वी के चारों ओर जो चांद घुमा करेगा उसकी सेटिंग ऐसी सेट हो जाएगी कि सतयुग में रोज रात्रि को पूर्णिमा होगी, एवरी नाइट फुल मून। अभी महीने में एक दिन यहाँ रोज पूर्णिमा होगी। क्यों? क्योंकि आत्मा 16 कला संपूर्ण पवित्र होती है तो प्रकृति भी 16 कला संपूर्ण सुखदायी होती है। और उसका वैज्ञानिक कारण ये है कि विनाश के बाद हमारी पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। उस समय की तुलना में आज वर्तमान समय हमारी पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति सबसे अधिक है अभी, और हर जगह एक जैसी नहीं है, वो वेरी करता है। इसको समझने के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है बरमूडा ट्रायंगल। आपने सुना होगा ये सेंट्रल अमेरिका में मियामी शहर के पास अटलांटिक महासागर के ऊपर एक अदृश्य त्रिकोण बना हुआ है जो बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। उसके ऊपर कोई भी चीज़ गुजरती है वो चीज़ गायब हो जाती है। आप अंदाज़ा लगाइए एरोप्लेन कितने किलोमीटर ऊपर से उड़ रही है, जैसे बरमूडा ट्रायंगल का टच करता है उसका रेडियो सिग्नल गायब हो जाता है और उड़ती हुई प्लेन को धरती में अंदर खींच लेती है। तो कितनी जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वहाँ पर। अब वहीं पर ऐसा क्यों होता है? वैसे तो इनके और अलग अलग कारण लोग बताते हैं, परंतु एक यथार्थ कारण ये है कि देखिए पूरे पृथ्वी का केंद्र बिंदु और बरमूडा ट्रायंगल का सरफेस एरिया, उसके रेडियस के बीच में काफ़ी गहराई तक बीच में केवल और केवल समुंदर का पानी ही पानी मौजूद है। वहाँ पर न कोई ज़मीन है, न दलदल है, न बर्फ़ है, न तेल है, न गैस है, न काई है। केवल और केवल समुंदर का पानी ही पानी है, कोई ठोस चीज़ मौजूद ही नहीं है। तो कोई ठोस चीज़ न होने के कारण कोई भी ठोस चीज़ ऊपर से गुजरेगी तो धरती उसको अंदर खींच लेगी, क्योंकि उसको तो अपना गड्ढा भरना है। अब विनाश के बाद जब सारी ज़मीनें अंदर चली जाएगी, कोई खाली जगह है ही नहीं, तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति सैचुरेटेड हो जाएगी। और वैसे भी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के सिद्धांत के आधार पर ये इन्वर्सल प्रोपोर्शन होता है कि अगर धरती के अंदर अभी जमीन नहीं है तो सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण शक्ति होगी, और अंदर ज़्यादा जमीन होगी तो कम गुरुत्वाकर्षण शक्ति होगी। ये इन्वर्सल प्रोपोर्शन होता है। तो विनाश के बाद जमीन अंदर मैक्सिमम है तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति मिनिमम हो गई। मिनिमम होते ही क्या हो जाएगा? पृथ्वी से चांद एक झटके से थोड़ी पीछे हट जाएगी, क्योंकि आकर्षण कम हो गया। और उस झटके के कारण चांद इस तरीके से पलटी खा जाएगी कि आजकल पूर्णिमा के दिन में आपने देखा होगा चांद में काले धब्बे, ब्लैक स्पॉट दिखाई देते, वो चांद के बड़े बड़े गड्ढे। विनाश के बाद सतयुग त्रेता युग में वो गड्ढे गुड्ढे नहीं दिखते, उसका ऑपोजिट एरिया, प्लेन एरिया ही दिखाई देता है। यही कारण है
कि सतयुग त्रेतायुग में चांद ज़्यादा रोशनी देता है, क्योंकि गड्ढे रोशनी सोख लेते हैं और प्लेन एरिया फुल लाइट रिफ्लेक्ट करता है। तो हमको दो कारण मिल गए, एक तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम हो गई, दूसरी चांद की थोड़ी दूरी बढ़ गई। इन दोनों कारणों के प्रभाव के फलस्वरूप पृथ्वी के चारों चांद की घूमने की जो स्पीड है, उसकी गति, उसकी वेलोसिटी है, इतनी धीमी हो जाती है, इतनी धीमी हो जाती है कि जैसे कि चांद पूर्णिमा की स्थिति में रुक गई हो। वास्तव में रुकती नहीं है, परंतु उसकी वेलोसिटी इतनी नेग्लिजिबल है कि रुकने के ही बराबर है। यही कारण होता है कि सतयुग में रोज रात्रि को पूर्णिमा ही होगी। अब ये हुई सुख की दुनिया, आत्माओं से भी सुख तो प्रकृति से भी सुख। अब यही लिविंग नॉर्थ पोल 2500 साल का ये स्वर्ग का पीरियड पूरा करने के बाद जब ये नेगेटिव साइकिल में प्रवेश करता है, तो यहाँ भी एक नेगेटिव परिवर्तन आता है। वो कैसे आता है? हम 50 साल के अंत तक वही गर्मी और गैस का प्रेशर और एरिया अंदर 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 इतना बढ़ चुका होता है कि अंदर अंदर पूरी की पूरी पृथ्वी एक गैस सिलेंडर बन चुकी होती है, परंतु वो गैस का प्रेशर त्रेता के अंत तक नहीं निकल पाती। क्यों? क्योंकि उस जमीन की जो बाहरी परत है बहुत मोटी और हार्ड होता है, उसके प्रेशर को रोकने में समर्थ होता है। परंतु जैसे ही ये लीडिंग नॉर्थ पोल नेगेटिव साइकिल में प्रवेश करता है, तो वहाँ पर मौजूद आत्माओं के अंदर नेगेटिविटी प्रवेश हो जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव साइकिल है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, और वो नेगेटिव वाइब्रेशन यहाँ के सतो प्रधान प्रकृति को सहन नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर भाई जी क्लास है, थोड़ा सा थोड़ा तो बताया कि जब ये प्रकृति सतो प्रधान प्रकृति नेगेटिव वाइब्रेशन को सहन नहीं कर पाता है, तो यहाँ पर सबसे पहला और सबसे बड़ा भूकंप आता है। भूकंप आते ही जमीनों में दरार पड़ जाती है। दरार पड़ते गैस का प्रेशर को निकलने का रास्ता मिल जाता है, तो वो इतनी तेज गति से बाहर निकलता है कि अंदर की पूरी जमीन को फाड़ देता है, एक आंतरिक विस्फोट होता है, और उसी के कारण अंदर की सारी जमीनें टुकड़े टुकड़े में बैठ के चारों ओर बिखर जाता है और समुद्र के सतह पर आ जाता है, और फिर से सातों महाद्वीप का पुनः निर्माण होता है। और उसी के पैरेलल में जो गर्मी का प्रेशर है ज्वालामुखी के रूप में निकलने लगते हैं, और उन्हीं ज्वालामुखियों के द्वारा बड़े बड़े विशाल पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होता है, जैसे हिमालय, अरावली, विंध्याचल। सतयुग त्रेतायुग में इतने बड़े बड़े पहाड़ नहीं होते। अभी भी आप देखेंगे कि हमारे पृथ्वी पर जितने ज़्यादा से ज़्यादा जमीन और पहाड़ है वो नॉर्थ पोल की तरफ है ना, साउथ पोल की तुलना में। इसका मतलब ये हुआ कि त्रेता के अंत में आंतरिक विस्फोट के दौरान पृथ्वी की ज़्यादा से जमीन नॉर्थ पोल की तरफ खिसक गई। खिसकते नॉर्थ पोल भारी हो गया, भारी होते पृथ्वी इम्बैलेंस हो गई। इम्बैलेंस होते ही जो पृथ्वी 0 डिग्री सतयुग त्रेतायुग में खड़ी थी, एक ही झटके में फिर से 23.5 डिग्री झुक गई। झुकते ही पृथ्वी का ओरिजिनल सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब हो गया। डिस्टर्ब होते ही ये ऑर्बिट जो गोल हुआ करती थी वो चपटी होना शुरू हो गई। चपटी होते अलग अलग मौसम बनना शुरू हो गया। तो यहाँ से लेकर के कलयुग के अंत तक लगातार कहीं ना कहीं भूकंप ज्वालामुखी फटते रहते हैं। अब यही लीडिंग नॉर्थ पोल जब फिर से पॉजिटिव साइकिल में प्रवेश करेगा, तो इस वर्ल्ड ऑर्डर का फिर से रीसेटिंग होगी, है ना, और फिर से परमाणु युद्ध होगा, और फिर से बिखरी हुई जमीन फिर से इकट्ठी हो जाएगी, फिर से हमारी पृथ्वी बैलेंस होकर सीधी खड़ी हो जाएगी और सतयुग आ जाएगा। लेकर चले अमरमंथन खबर को अपने संग। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। अमरमंथन खबर आपका अपना चैनल।